हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल हमारे संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी स्टेट्स में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग जो साइकोलॉजी एग्जाम में आती है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, क्या सीक्वेंस होगा हमारा के पेपर को करने का। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें हर चीज को एक सीक्वेंस में करना होता है, क्योंकि हर चीज दूसरी चीज के साथ संबंधित है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो इसको देखो कि साइकोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि हम हर चीज को एक लॉजिक के साथ चलते हैं। साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज के शब्द साइकी प्लस लॉगस, साइकी प्लस लॉगस दो शब्दों के जोड़ से बना है जिससे मिला है साइकोलॉजी। तो साइकी का मीनिंग क्या है? साइकी का मीनिंग क्या है? सोल, जिसे क्या कहते हैं आत्मा। और लॉगस का मीनिंग क्या है? स्टडी, अध्ययन। तो हम साइकोलॉजी को क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। पर साइकोलॉजी सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि साइकोलॉजी जब नहीं था, जब साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं आया था, तो उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट टीच किया जाता था? तो वो कौन सा सब्जेक्ट था? फिलॉसफी। वो कौन सा सब्जेक्ट था? फिलॉसफी, क्योंकि यह समझा जाता था कि साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, कि फिलॉसफी ओवरऑल है और साइकोलॉजी उसका एक पार्ट है। पर जैसे जैसे रिसर्चेज हुई हैं, जैसे जैसे रिसर्चेज हुई तो हमें पता लगा कि साइकोलॉजी अलग सब्जेक्ट है और फिलॉसफी अलग चीज है। तो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर दिया। उस साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है? विलियम वुंट। उस साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या कह सकते हैं हम? विलियम वुंट। विलियम वुंट साइकोलॉजिस्ट है जिसने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग कर दिया, जिस कारण इसे हम क्या कहना शुरू कर दिया? फादर। अगर क्वेश्चन आएगा हमारा कि हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आंसर क्या आएगा? विलियम वुंट। दूसरी मेन बात देखो, इसमें हम ये नहीं कह सकते, साइकोलॉजी में एक बच्चों की बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि उन्हें लगता है कि जो चीज करवा दिया, जो चीज पढ़ लिया, बस वो एग्जैक्ट है, वो ही आंसर आएगा। पर नहीं, जिस तरह हम डेली लाइफ में अपने साथ कोई बैकअप प्लान रखते हैं, जिस तरह हम अपने एग्जाम में कोई बैकअप प्लान रखते हैं, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर ये ना कर पाया तो क्या करूंगा, उसी तरह साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में भी हमें बैकअप प्लान रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगस पेपर में क्वेश्चन आया, पर अब उसमें स्टडी तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ग्रेस मार्किंग मिलेगी, आप ग्रेस मार्क मिलके आप पेपर को क्लियर कर लोगे, नहीं। तो उनका मानना है कि अगर आप इस लेवल के पहुंच चुके हो, आप इस लेवल पे हो चुके हो, आपने बीएड की है, आपने ईटीटी किया है, जहां आपने कोई भी कोर्स किया है, आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो उस पेपर में लॉगस का आंसर स्टडी की जगह पर क्या था? टॉक। मतलब अगर किसी के बारे में कोई बात हो रही है तो वो भी क्या हो सकती है? हमारी साइकोलॉजी हो सकती है। मतलब हमें हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलना ही पड़ेगा। और ये एक सिस्टमैटिक स्टडी, देखो साइकोलॉजी को शुरू में कहा था स्टडी ऑफ सोल, पर जैसे जैसे रिसर्चेज हुई, जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने इसे नए नए नाम से पुकारा। पहले स्टडी ऑफ सोल बोला, फिर पेस्टोलॉजी आए, उन्होंने क्या कहा? स्टडी ऑफ माइंड है जी। फिर फ्रॉयड आए, उन्होंने वुंट आए, उन्होंने क्या कहा? इट इज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का ज्ञान। फिर वॉटसन आया, फिर मैकडूगल आए, उन्होंने क्या कहा? इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। और आज के समय साइकोलॉजी को बेसिकली क्या बोलते हैं? इट इज अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी, इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अभी हम आज तो थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन सा सिलेबस किस तरह से करेंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम और पढ़ेंगे, और हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या हैं, साइकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेस हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो सारा पार्ट हम जब टॉपिक्स करेंगे लाइन वाइज फर्स्ट टू लास्ट तक, तो हम उसमें समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा
नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अब इसमें समझेंगे ग्रोथ क्या है, मतलब किसकी बात हो रही है, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है कि बच्चे के हाइट में वृद्धि हो रही है, बच्चे के जो बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा। फिर हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या होती है, कि इसमें ऑल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, और भी जो भी कंसेप्ट, हर चीज को लेकर हम समझ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और इसमें पर्टिकुलर एक बात कही जाती है कि किसी बच्चे के डेवलपमेंट हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ मेजर नहीं कर सकते, हम उसके सभी एस्पेक्ट को देखेंगे तभी समझ सकेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट क्या हो रही है। नेक्स्ट सॉरी, अब हम इसमें समझेंगे कि स्टेजेस क्या है, डेवलपमेंट कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक हैं जो डेवलपमेंट को, किसी बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। हम इसमें समझेंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, कौन कौन सी डेवलपमेंट की स्टेजेस बनी हुई हैं, किस स्टेज में बच्चे की क्या एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट, और इसमें हम एक थ्योरी समझेंगे, कौन सी, एरिक्सन थ्योरी। कौन सी थ्योरी करेंगे हम, एरिक्सन थ्योरी, जिसमें जो कौन सी थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़का जो है या एक बच्चा जो है वो 8 स्टेजेस से होके डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट 8 स्टेजेस में होती है, और वो हम सीक्वेंस वाइज 1 to लेके लास्ट तक हम समझेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन लेक्चर्स में, वो रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारा थर्ड टॉपिक कौन सा रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो चीज हमें अपने पूर्वजों से मिली आ रही है, मतलब जो चीज पूरे वंश से चली आ रही है, पिता से मिली, पिता से दादू से मिली, चाचू से मिली, नानू से मिली, जो भी, मतलब जो गुण या अवगुण हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए, उसको सारा हम किस में ऐड करते हैं, हेरिडिटी में ऐड करते हैं। एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग्स, आला दुआला, जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, उस सभी को हम किस में ऐड करेंगे, एनवायरनमेंट में। इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि किस तरह से मेंडल ने नियम दिया, मेंडल ने लॉज दिए, किस तरह से मेंडल ने मटर के दाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करने की कोशिश की कि हेरिडिटी के गुण बच्चे में किस तरह विकसित होते हैं, किस चीज का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, हम वो सारा समझेंगे। इसमें मेंडल करेंगे, मेंडल के लॉज करेंगे, गेल्टन थ्योरी करेंगे, मेंडल गेल्टन थ्योरी कौन सी है, बायोमेट्री थ्योरी। बायोमेट्री थ्योरी में उन्होंने यही बात करने की कोशिश की है कि बच्चे में जो गुण है वो सिर्फ माता पिता के नहीं आते, बल्कि उनके पूर्वजों के गुण भी पाए जाते हैं। गेल्टन थ्योरी करेंगे, डार्विन थ्योरी करेंगे। इसमें डार्विन थ्योरी कौन सी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से नेचर सिलेक्ट करती है कौन जिएगा, किस तरह से हमारी प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो वो सारा सिस्टम हम किसमें समझेंगे, हेरिडिटी में। इसके अलावा हम हेरिडिटी में क्रोमोसोम्स के बारे में समझेंगे, गुणसूत्र क्या होते हैं, किस तरह से बच्चे को, एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, उसके लिए कौन सा गुणसूत्र जरूरी है, मदर से कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है, फादर से कौन से क्रोमोसोम मिल रहे हैं, वो सारा हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग्स। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमें इफेक्ट करता है, किस तरह से एनवायरनमेंट का एक पर्सन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा इफेक्ट हो रहा है और उसका किस तरह से वो इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें हम 2 थ्योरीज भी पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में, कौन सी, बेंडूरा थ्योरी। कौन सी थ्योरी है बेंडूरा की, सोशल लर्निंग थ्योरी। बेंडूरा थ्योरी कौन सी है, सोशल लर्निंग थ्योरी। हम समझेंगे कि किस तरह से बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी, उसमें उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए, कौन से पॉइंट्स दिए, वो सारा हम समझेंगे। नेक्स्ट, वाइगॉस्की। नेक्स्ट कौन सा है, वाइगॉस्की। समझेंगे कि वाइगॉस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशो कल्चर थ्योरी। यही पर्सन है जिसके लिए ये तर्क बना हुआ है कि कौन सी, क्वेश्चन आया पेपर में, कौन सी साइकोलॉजी है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसकी थ्योरी पियाजे की थ्योरी से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो वो कौन है,
वाइगॉस्की। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी और वाइगॉस्की ने क्या किया था, सोशल डेवलपमेंट की बात की कि किस तरह से बच्चा डेवलप करता है, जिसमें उसने ZPD का कंसेप्ट दिया, जिसमें उसने MQ का कंसेप्ट दिया, जिसने उसने स्पीच का कंसेप्ट दिया, वो सारा हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, वो टॉपिक हमारा होगा, देखो ये मैं पार्ट सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूं, इस तरह बता रहा हूं क्योंकि हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने में दिक्कत होगी। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं पता, हेरिडिटी में इफेक्ट पड़ेगा आपका। तो प्लीज इस चीज को इसी सिस्टम से करना ताकि आप चीज को इंटरलेट भी कर सको, चीज को समझ भी सको और चीज को अच्छी तरह से क्वेश्चंस को याद भी कर सको। सेकंड बात, और वेरी इंपॉर्टेंट बात एक बतानी थी, बेसिकली हमें क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चंस में पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीटेट की, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं सीटेट की, तो सीटेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, पेडागोजिकल। अब आप बोलोगे कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस का मतलब बेसिकली ये है जिसमें आपको कोई सिचुएशंस दी, पेडागोजी मतलब मेथड्स, मतलब जिसमें आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी कि एक बच्चा इस तरह से कर रहा है, इसका संबंध पियाजे की थ्योरी से पियाजे की किस पॉइंट से है। एक बच्चा खेल रहा है, अपनी मदर से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, बच्चा खेल रहा है, इसका संबंध वाइगॉस्की से किस तरह से, दैट मींस सॉरी, ये क्वेश्चंस क्या हुआ है, पेडागोजिकल क्वेश्चंस। अगर नॉर्मल पूछूं MQ की बात किसने की, MQ की फुल फॉर्म क्या है, ZPD की फुल फॉर्म क्या है, बेंडूरा थ्योरी का नाम क्या, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक, ये अलग, ये पीटेट में सीटेट में बेसिकली बहुत कम लेवल पे आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग। हम इसमें समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, क्या होती है टीचिंग। ठीक, टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आया लेक्चर दिया और चला गया, दैट्स नॉट अ टीचिंग, इट्स टीचिंग बट इट्स नॉट अ इफेक्टिव टीचिंग। ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। तो हम समझेंगे किस तरह से इफेक्टिव टीचिंग होएगी, क्या नेचर है, क्या प्रोसेस है इफेक्टिव टीचिंग का। एक टीचर को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि टीचर अच्छा है कि नहीं है। एक टीचर की क्वालिटीज को समझने के लिए किन एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें मेन फोकस करना होगा, वो सारा कंसेप्ट समझेंगे हम टीचिंग पार्ट में। लर्निंग में हम समझेंगे कि लर्निंग क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग को और क्या कह सकते हैं हम कि any addition to our existing knowledge is a type of learning। मतलब कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमें बहुत कुछ पता है, अगर मैं जो मुझको पता है उस ज्ञान में कुछ नए शब्दों को जोड़ दूं, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, आपको बहुत नॉलेज है, आपको लाइफ की नॉलेज है, आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, आप बहुत पढ़ के आए हो, पर अगर मैंने आपके पढ़ी हुई चीज के अलावा कुछ नया ऐड कर दिया, कुछ नई नॉलेज आपको दे दी, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम। आदमी पर्सन, एक ह्यूमन सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखता रहता है, टिल डेथ तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लर्न करता रहता है। इसमें हम 6 थ्योरीज की बात करेंगे। फर्स्ट थॉर्नडाइक, फर्स्ट थ्योरी करेंगे थॉर्नडाइक। कौन सी थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर, आपने सुना होगा ट्रायल एंड एरर, यत्न एरर्स। हम ट्रायल एंड एरर की बात करेंगे कि बच्चा यत्न कर रहा है, गलतियां कर रहा है, फिर यत्न कर रहा है, गलतियां कर रहा है और बाद में अंत में आके बच्चा सीख रहा है। ट्रायल एंड एरर की बात करेंगे थॉर्नडाइक। सेकंड थ्योरी कौन सी करेंगे, पावलोव। कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मतलब इसमें पावलोव ने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से बच्चे की कंडीशनिंग होती है, जिस तरह से हम काम होता रहता है, बच्चे की कंडीशनिंग जिस तरह से हो जाती है तो बच्चा की एक्टिविटीज भी उसी तरह से होती है। नेक्स्ट वाटसन थ्योरी। नेक्स्ट वाटसन की कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सेम इन्होंने बात की है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, डॉग पे किया है। इन्होंने किस पे किया हुआ है कि इन्होंने रैबिट के ऊपर किया, खरगोश के ऊपर किया हुआ है एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम थ्योरी करेंगे कोहलर। कोहलर की कौन सी थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी, KIT, कोहलर इनसाइट थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा लर्न करता है वो कैसे करता है, अपने माइंड का प्रयोग करके करता है। जिसमें इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि इन्होंने बताया कि किस तरह से कोई बच्चे को जब प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन माइंड का प्रयोग करके करता है।
नेक्स्ट थ्योरी जो रहेगी हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी, कौन सी? स्किनर। नेक्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी रहेगी? स्किनर थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? एसओसी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें उन्होंने बात की है कि ठीक है बच्चे की कंडीशनिंग होती है, बच्चा कंडीशनिंग के साथ लर्न करता है, पर बच्चे की एक्चुअल लर्निंग कब, कंडीशनिंग होती कब है? जब बच्चा खुद कोई कार्य करता है। देखो नॉर्मली ना एक एग्जांपल, एक वर्ड यूज किया जाता है कि एक पर्सन को अपनी गली के हर खड्डे के बारे में भी पता है, हर टोए के बारे में भी पता है। तो उसको क्यों पता है? क्योंकि वो रोज उससे निकला है, उससे रोज गुजरा है बच्चा, तभी उसको याद है ना कि कब है, आंखें बंद करके बाइक चला सकता हूं मैं। क्यों? मेरे को हर चीज का पता है, कौन सी चीज कहां पर है। वो कंडीशनिंग हो चुकी है, पर हुई कब? हुई क्यों? क्योंकि वो रोज निकला है। तो इसने बोला, स्किनर ने बोला, साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ठीक है बच्चा कंडीशनिंग से लर्न करता है, पर कंडीशनिंग अपने आप नहीं होती, कंडीशनिंग तब होती है जब बच्चा एक्टिविटीज करता है। तो हम इसे समझेंगे कि इन्होंने रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट दिया। हम समझेंगे कि इन्होंने कंसेप्ट दिया कि रीइंफोर्समेंट किस किस तरह से हो सकती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव क्या है, टाइप्स क्या है, वो सारा स्किनर में समझेंगे। और लास्ट समझेंगे गैगने। लास्ट थ्योरी कौन सी होगी? गैगने थ्योरी लर्निंग की, जिसे हम कौन सी कहेंगे? हायरार्की ऑफ लर्निंग। जिसे क्या कहेंगे? हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की मींस सीक्वेंस। तो इन्होंने 8 स्टेप्स की बात की कि एक बच्चा 8 स्टेप्स में लर्न करता है, उसका स्टेप बाय स्टेप बच्चा मूव करता है। पहले सिंपल चीज सीखता है, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उसके मुश्किल, तो बच्चा इस तरह से बच्चा लर्न करता है। गैगने में हम समझेंगे। इसके अलावा भी देखो मेन ये नहीं है कि 6 थ्योरी बोल दी तो 6 ही होगी। ये नॉर्मल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम उसकी बात करें। इसके अलावा भी हम कॉग्निटिव लर्निंग की कुछ वीडियोस, कुछ थ्योरीज करेंगे छोटी छोटी, जैसे टॉलमैन की थ्योरी होगी, ठीक। ऐसे छोटी छोटी थ्योरीज हम कुछ और भी करेंगे, जैसे हमें कॉट-लेविन की थ्योरी होगी, फील्ड थ्योरी, टॉलमैन की थ्योरी होगी, तो हम छोटी छोटी थ्योरीज और भी करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट, अब 2 थ्योरीज जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग से दी हुई है। कौन सी? पियाजे एंड कोहलबर्ग। पियाजे की कौन सी थ्योरी है? पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब रिलेटेड टू माइंड। और इसके अलावा पियाजे ने एक और थ्योरी कौन सी दी है? मॉरल डेवलपमेंट। हम पियाजे की 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की थ्योरी कौन सी है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हम समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से मॉरलिटी की बात की, इन्होंने किस तरह से बात की कि एक बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। उनको स्टेजेस में उन्होंने जोड़ा, उनको स्टेजेस में इन्होंने बांटा, लेवल्स में इन्होंने बांटा। तो हम सारा इस कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी में एक्चुअल हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है लैटिन शब्द पर्सोना से बने, जिसका मतलब क्या है? मास्क। मींस हर कोई पर्सन कह रहे हैं कि मास्क डाला हुआ है, हर एक ने अपने फेस के ऊपर एक मास्क डाला हुआ है, उसी के हिसाब से वो ड्रामा कर रहा है, शो कर रहा है कि बहुत अच्छा हो, शायद ना हो। तो ये एक तरह का मुखौटा है, मास्क है, जो हर एक पर्सन ने पहना हुआ है। तो इसमें हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम किस तरह से एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी थ्योरीज में हम समझेंगे। देखो थ्योरी, इसकी थ्योरी को हम 4 पार्ट्स में बांटेंगे। पहले टाइप थ्योरी, सेकंड ट्रेड थ्योरी, थर्ड टाइप कम ट्रेड्स, एंड लास्ट साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक को साइको एनालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना। हम इसको 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले टाइप थ्योरी, फिर ट्रेड्स थ्योरी, फिर टाइप कम ट्रेड्स थ्योरी एंड साइको एनालिसिस, जहां साइको एनालिटिक थ्योरी। देखो एनालिटिक कल नहीं बोलना, कल बोलोगे तो नाम किसका आएगा? जूम का आएगा। एनालिटिक थ्योरी बोलोगे तो किसका नाम आएगा? सिगमंड फ्रॉइड का नाम आएगा। टाइप थ्योरी में देखो, टाइप थ्योरी में हम पढ़ेंगे जूम, क्रैशमर, शेल्डन
एंड हिप्पोक्रेट्स। ट्रेड्स थ्योरी में हम समझेंगे एल्पोर्ट एंड कैटल। टाइप कम ट्रेड्स में समझेंगे हम आइजिंग। टाइप कम ट्रेड्स में हम समझेंगे किसके बारे में, फ्रॉयड। टाइप कम ट्रेड्स में हम किसके बारे में समझेंगे, सिगमंड फ्रॉयड। देखो अब टाइप थ्योरी में क्या बात करते हैं कि टाइप थ्योरी वाले बोलते हैं कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी है, हम बच्चे की पर्सनैलिटी को किस तरह से समझ सकते हैं, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर, जहां उसका बिहेवियर देखे। इन चारों ने इस चीज की बात की, अलग अलग क्लासिफाई किया, हम समझेंगे। ट्रेड्स क्या होता है, गुण। तो इसको ट्रेड्स के बारे में एल्पोर्ट ने कहा कि नहीं, हम किसी का फिजिकल स्ट्रक्चर देख के, किसी की बिहेवियर को देख के, किसी की पर्सनैलिटी को हम जज नहीं कर सकते। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी को जज करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका गुण देखना पड़ेगा, उनके उसमें क्वालिटीज देखनी पड़ेंगी कि बच्चे में क्या क्वालिटीज है। तो इन्होंने, एल्पोर्ट ने क्वालिटीज की बात की, ट्रेड्स थ्योरी दी, कैटल ने भी क्वालिटीज की बात की, 16 पीएफ थ्योरी दी। फिर आया टाइप कम ट्रेड। टाइप कम ट्रेड मतलब टाइप का भी सब कुछ और ट्रेड्स का भी सब कुछ। फिर एक पर्सन आया आइजिंग। लिखने में आइसनिक को लिखते हैं पर बोलने में आइजिंग बोलते हैं हम। आइजिंग ने क्या कहा कि नहीं, हमें किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर और उसकी क्वालिटीज, तीनों को देखना पड़ेगा। तो ही मैं समझ सकता हूं कि बच्चे में कौन से गुण हैं, बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है। चलो ये कंसेप्ट चलता रहा, ठीक है, पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं। फिर एक पर्सन आया, एक साइकोलॉजिस्ट आया जिसका नाम क्या था, सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने इस पूरी की पूरी पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को बदल कर रख दिया। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि नहीं, हम किसी के ना तो फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ, ना किसी के बिहेवियर और ना किसी की क्वालिटीज, किसी के साथ किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है तो उसके काम करने के पिछले रीजन को फाइंड करना पड़ेगा, रीजन ढूंढना पड़ेगा कि ये बच्चा क्यों मेरे से, अगर मेरे से किसी ने बात की तो क्यों की, इसने मेरे से बड़े प्यार से बात की तो क्यों की, इसने मेरे से गुस्से से बात की तो क्या रीजन होगा। अगर हम उस रीजन को ढूंढेंगे, अगर हम रीजन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, क्या बच्चे की एक्चुअल पर्सनैलिटी है। तो सिगमंड फ्रॉयड में हम इसे 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड करेंगे। इंस्टिंक्ट थ्योरी की बात की, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें हम टॉपोग्राफी, डायनेमिक कंसेप्ट्स करेंगे, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और साथ में साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। इसके बाद हम इसकी पर्सनैलिटी को जज करने वाले मेथड्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके साथ हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, कौन से पार्टिकुलर मेथड्स बने हुए हैं पर्सनैलिटी के। और उसमें मेथड्स में हम समझेंगे कि 4 तरह के मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव एंड साइकोएनालिटिक। कौन कौन से मेथड्स हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव एंड साइकोएनालिटिक। अब देखो, सब्जेक्टिव मतलब जब किसी पर्सन के बारे में डिटेल में, जैसे ऑटोबायोग्राफी, जैसे केस स्टडी, जैसे इंटरव्यू, किसी पर्सन के बारे में डिटेल में जानकर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। ऑब्जेक्टिव में टू द पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सोशियोग्राम, इस तरह से जो टू द पॉइंट। प्रोजेक्टिव में टैट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, कैट, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सैट, एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। हम इन टेस्ट के बारे में समझेंगे। साइकोएनालिटिक में हम क्या समझेंगे, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन,
ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, इनके बारे में हम साइको एनालिटिक टेक्निक में समझेंगे। किस तरह से जो पर्टिकुलर टेस्ट बने हुए हैं, किस तरह से हम पर्सन की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंटेलिजेंस। देखो, इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि। पंजाबी में या हिंदी में हमें क्या बोलते हैं? बुद्धि बोल सकते हैं। मींस इंटेलिजेंस को देखो, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कोई साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, कि अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से लर्न कर रहा है, जल्दी लर्न कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। कईयों ने कहा नहीं, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा किसी इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पा रहा है, अगर कोई बच्चा इन्वायरमेंट में अच्छा एडजस्ट हो पा रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। और कईयों ने कहा नहीं नहीं, अगर कोई बच्चा एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अगर कोई बच्चा रीजनिंग पावर रखता है, अगर कोई बच्चा अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग विचारता शो होती है। पर फिर एक साइकोलॉजिस्ट आया वेशलर, जिसने कहा नहीं, हम इंटेलिजेंस को किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ मेजर नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस अपने आप में होल है। हमें उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए उसके सभी एस्पेक्ट्स को, सभी पक्ष को हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पक्ष बच्चे की इंटेलिजेंस को दिखाए। सभी पक्ष को समझेंगे तभी समझ सकेंगे कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इसमें हम इसका मीनिंग समझेंगे, इसकी विशेषताएं समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे की इंटेलिजेंस की। और इसमें 4 से 5 थ्योरी करेंगे। फर्स्ट, बिने थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन, 2 फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी और थ्रस्टन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। हम इन थ्योरीज के बारे में समझेंगे कि कौन सी थ्योरीज है, क्या बात की है इसमें, बिने ने क्या बोला, स्पीयरमैन ने क्या बोला, थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला, गार्डनर ने क्या कहा, गिलफोर्ड ने क्या कहा और थ्रस्टन ने क्या कहा। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा। इसके अलावा हम कुछ टेस्ट के बारे में बात भी करेंगे इसमें कि इंटेलिजेंस के कौन कौन से टेस्ट है। देखो, टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आईक्यू क्या है, किसने दिया, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, MA/CA इंटू 100। MA की बात किसने की, CA की बात किसने की, इंटू 100 की बात किसने की, वो सारा समझेंगे। टेस्ट करेंगे इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट को 2 पार्ट में बांटेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ग्रुप को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ग्रुप को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। फिर वर्बल के आगे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, बिने सिमन टेस्ट, जैसे अमेरिकन रिवीजन, बिने टेस्ट एंड अमेरिकन रिवीजन, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। इसमें हम बात करेंगे पिंटर पीटरसन टेस्ट, मिनीसोटा टेस्ट। वर्बल ग्रुप में हम बात करेंगे अल्फा से टेस्ट, आर्मी जर्नल टेस्ट। नॉर्मल में बात करेंगे आर्मी बीटा टेस्ट, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। वो सभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या है, किसमें क्या बात की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पार्ट में से मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है हम इसमें समझेंगे। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन मींस किसी नॉर्मल और अबनॉर्मल बच्चे को इकट्ठे पढ़ाना और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज भी एक ही छत के नीचे उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। हम इसमें समझेंगे कि पहले स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट आया, वो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, क्या रीजन है कि जिसके कारण इंक्लूसिव एजुकेशन सफल नहीं हो पाया, हमारे कौन सा सिस्टम चल रहा है, सारा समझेंगे।
फिर हम समझेंगे कि क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा होगा इंक्लूसिव क्लासरूम में, स्पेशल स्कूल्स में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। हम समझेंगे डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। हम दो पार्ट्स में बांटेंगे डिसेबिलिटीज को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी एंड सेकंड हो गया फिजिकल डिसेबिलिटीज। लर्निंग में हम करेंगे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसनोमिया, डिस्प्रेक्सिया। फिजिकल में हम बात करेंगे ऑटिज्म, ऑर्थोपेडिकल इंपेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, एमआर, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, लोकोमोटर, वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इस पार्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है कि 5 मार्क्स का ये पार्ट आएगा। नेक्स्ट डिसेबिलिटीज के बाद हम सभी इसके बारे में एक्ट करेंगे कि जो भी एक्ट बने हुए हैं डिसेबल्स के रिलेटेड, जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के रिगार्डिंग 1976 में बना है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जिसमें डिसेबल्स के बारे में कुछ लिखा गया है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो सभी एक्ट्स के बारे में हम समझेंगे क्या है उसमें किस चीज की बात की गई है। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, क्रिएटिव कौन से होते हैं, स्लो लर्नर कौन से होते हैं, बैकवर्ड कौन से होते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट कौन से होते हैं, गिफ्टेड, स्लो लर्नर, बैकवर्ड, ये स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, डेलिक्वेंट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा ये सारा पार्ट रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसमें किस किस की चीज बात करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स और है, जैसे फोबिया, डर के बारे में थोड़ा बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में समझेंगे, एक हियरिंग इंपेयरमेंट का कहां पे है, लोकोमोटर का कहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सारा हम इसमें इस टॉपिक में वार्तालाप या बात करेंगे। नेक्स्ट लास्ट देखो, मेन हो गया, जो हमारा मेन पार्ट था वो सारा डिस्कस हो चुका है कि मेन बेसिकली ये टॉपिक है। इसके अलावा छोटे टॉपिक है जैसे सीसीई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, इससे क्वेश्चन पक्का आता है कि फॉर एजुकेशन क्या होता है, इन एट एजुकेशन क्या होता है, इन एजुकेशन क्या होता है, ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आता है क्या है, कब लगा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, क्या है इसमें, ये समझेंगे। एडजस्टमेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट क्या होता है, इसमें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल थ्योरी किसकी, गोलमैन की थ्योरी पढ़ेंगे हम इसके बारे में इसमें। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, और कुछ पेडागोजिकल कांसेप्ट्स भी समझेंगे कि इन सब में अगर पेडागोजी इंक्लूड हुई, अगर इन सब में पेडागोजिकल कांसेप्ट्स आए तो हम किस तरह से उसका आंसर कर सकते हैं, किस तरह से हम सभी के क्वेश्चंस को हम करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उसमें लगभग हमारा सीक्वेंस यही रहेगा और यही सिलेबस हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन से समझेंगे कि क्या है, किसने क्या बात की, किसमें क्या है, वो सारा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।